हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटीएम बीआईसी इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। तो नागरिक शास्त्र इसमें पढ़ाया जा रहा है। नागरिक शास्त्र का थर्ड चैप्टर इसमें पढ़ाया जा रहा है, अध्याय 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो पिछले वीडियो में आपको खाड़ी युद्ध के बारे में बताया गया, अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बताया गया कि 1991 के बाद किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व बढ़ा और सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवी स्थिति पाई गई। दो ध्रुवीयता के स्थान पे एक ध्रुवीय स्थिति संसार में देखने को मिली। फिर अमेरिका का वर्चस्व और खाड़ी युद्ध हुआ, तो उस खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने किस तरह से हस्तक्षेप किया, किस तरह से इराक ने कुवैत पे अधिकार किया, जिसका उसको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो ये सारे पॉइंट आपने समझे थे। अब आज की वीडियो में कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे हम समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, खाड़ी युद्ध का आरंभ। देखिए, अब खाड़ी युद्ध का आरंभ कब हुआ? खाड़ी युद्ध का मतलब ये था कि पहले ये 1990 में प्रस्ताव पारित किया गया था कि कुवैत से इराक को अपनी सेना को हटाना है। 1990 में क्या कहा गया कि यदि इराक जो है 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से नहीं हटता तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इराक ने क्या किया, कुवैत में अपने सेना को नहीं हटाया समय सीमा के अंदर, यानी कि 15 जनवरी तक उन्होंने क्या किया, कुवैत को खाली नहीं किया और न ही ऐसा कोई संकेत दिया कि वह कुवैत में अपने सैनिकों को हटाएंगे या कुछ भी कुवैत को स्वतंत्र करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने उस बात को नहीं माना, कुवैत से अपनी सेनाओं को नहीं हटाया, हुआ क्या कि जो बहुराष्ट्रीय सेना थी, 34 देशों की सेना थी, उन्होंने एक साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व में 17 जनवरी 1991 को 17 जनवरी 1991 को उन्होंने इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया था। 15 जनवरी तक जब इराक ने अपनी सेनाएं कुवैत से नहीं हटाई तो 17 जनवरी को उन्होंने क्या किया, लड़ाकू विमानों के साथ, जो इराक की राजधानी है बगदाद, तो बगदाद पे बमबारी करना उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। 34 देशों की संयुक्त सेना थी। अब युद्ध, इसी को क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध। इसी को क्या कहा गया, प्रथम खाड़ी युद्ध। जैसे ही इराक पर 34 देशों की सेनाओं ने आक्रमण किया, यही प्रथम खाड़ी युद्ध था। अब उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जॉर्ज बुश, उन्होंने संबोधन में क्या कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम सद्दाम हुसैन की परमाणु क्षमता व अस्त्र शस्त्रों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इसके अलावा हम उनके परमाणु शस्त्र कारखानों को भी नष्ट कर देंगे, क्योंकि वही कारखानों से वे क्या करते हैं, परमाणु क्षमता वाले हथियार बनाते हैं। अब उन्होंने आगे क्या कहा कि इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। इराक के उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, सद्दाम हुसैन। तो इराक के जो राष्ट्रपति हैं सद्दाम हुसैन, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें क्या कहा, तानाशाह कहा, कि सद्दाम हुसैन को तानाशाह कहा। इस बात पर भी बल दिया कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषदों के प्रस्ताव के अनुसार की गई। हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। और यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस ने भी क्या किया, स्वीकृति प्रदान कर दी कि उनके ऊपर आक्रमण किया जाए। अब उन्होंने इस भाषण में यह भी कहा कि खाड़ी देशों में सहयोगी राष्ट्रों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए सभी प्रयासों के असफल हो जाने के बाद भी क्या करेंगी, सभी प्रकार के राजनयिक प्रयासों को इराक को समझाने बुझाने के बाद युद्ध में उतरे। यानी कि इराक को पहले समझाया गया है, इराक ने नहीं माना, इसलिए उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई है। अब जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आगे क्या कहा कि इराक को कुवैत से अपनी सेनाएं हटानी होंगी, उसको पूर्ण रूप से खाली करना होगा। कुवैत में क्या होगा कि वैधानिक सरकार की स्थापना की जाएगी और उसको वापस उसका अधिकार लौटाया जाएगा, यहाँ तक कि कुवैत एक बार फिर स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे ही इराक कुवैत को आज़ाद करेगा, कुवैत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब अमेरिका ने क्या किया कि युद्ध की सारी जिम्मेदारी इराक पर डाल दी, क्योंकि इराक की वजह से ये युद्ध हुआ है। बहुराष्ट्रीय जो सेना थी, उनके आक्रमण के तुरंत बाद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भी ये घोषणा करते हुए कहा
कि इराक के साथ किया गया यह युद्ध सभी युद्धों से बड़ा सिद्ध होगा। उनका कहने का मतलब यह था कि जो 34 देशों ने हमारे खिलाफ युद्ध किया है, ये बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। यहाँ तक कि इराक की जो सेनाएं थी, उन्होंने क्या किया, अमेरिका के शैतानी इरादों को कुचल देंगी। सद्दाम हुसैन ने क्या कहा कि इराक की सेनाएं अमेरिका के शैतानी इरादों को कुचल देंगी, अमेरिका जो चाहता वो होने नहीं देंगे। अब देखिए, अब जिन राष्ट्रों ने इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया था, मतलब कि जिन राष्ट्रों ने ये मतदान दिया था कि इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाए, युद्ध के समय उनमें से कुछ ने अपनी सेनाओं को दूर रखा है। अब मान लीजिए कि 50 देश हों या 60 देश उस समय रहे, जितने भी देश रहे होंगे, उनमें से अधिकांश देशों ने ये कहा कि इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाएगी, हम सहमत हैं। लेकिन 34 देशों ने युद्ध में भाग लिया। कई देशों के सेनाओं ने युद्ध में भाग नहीं लिया, वे सेना युद्ध से दूर रहे। यहाँ तक कि सोवियत संघ की सेनाओं ने क्या किया, बहुराष्ट्रीय सेनाओं के साथ युद्ध में भाग नहीं लिया। तो सोवियत संघ की सेना थी, उन्होंने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था, सिर्फ 34 देशों ने युद्ध में भाग लिया था। अब देखिए, इस युद्ध को हम कह सकते हैं कि ये अमेरिकी सैन्य अभियान था। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में जो सेना थी उसका 75% कहाँ की, किस देश की सेना थी? अमेरिकन सेना। 34 देशों में जो 34 देशों की सेना युद्ध में भाग ले रही, जिसमें 75% अमेरिका की सेना थी। तो हालांकि इराक के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि यह जो जंग है, यह युद्ध जो है, 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे, लगभग ये युद्ध विश्व युद्ध की तरह होने वाला है, क्योंकि अधिकांश देश, लगभग 34-35 देश इस युद्ध में शामिल हैं। लेकिन इजराइल की बहुराष्ट्रीय सेना युद्ध में शामिल नहीं थी, न ही सोवियत संघ की सेना शामिल थी और न ही इजराइल की सेना शामिल थी। तो इराक का आप सभी को मालूम है पहला निशाना कौन था? इराक का पहला निशाना कौन था? इराक का जो पहला निशाना था जिस पे उन्होंने अधिकार किया था, वो था कुवैत। लेकिन इराक का जो दूसरा निशाना था वो क्या था? सऊदी अरब। युद्ध के दौरान इराक ने सऊदी अरब पे भी क्या किया? आक्रमण किया, उस पर गोले बारूद छोड़े, लेकिन उसको हवा में ही क्या किया गया? मार गिराया गया। अमेरिकन सैनिकों ने, अन्य विदेशी सैनिकों ने क्या किया? उसे गोले बारूद को हवा में ही मार दिया, जिसके वजह से जो इराक था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। देखिए, क्योंकि सद्दाम हुसैन अकेले थे, उनके साथ कोई भी देश नहीं था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ये युद्ध था वो मानव जाति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, समुद्र के विरुद्ध, जलवायु के विरुद्ध, वनस्पति और पशु पक्षियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। क्योंकि उनका साथ कोई देने वाला नहीं था, तो उन्होंने सभी के विरुद्ध, मानव जाति या जलवायु, समुद्र, सभी के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी। अब उसने जो कुवैत के 800 तेल कुएँ थे उसमें आग लगा दी। कुवैत के, क्योंकि कुवैत का उनका अधिकार था, तो 800 जो तेल के कुएँ थे उस पर उन्होंने क्या किया था? आग लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खाड़ी समुद्र में विशाल मात्रा में तेल छोड़ दिए, यानी कि काफ़ी तेलों की बर्बादी हुई थी, काफ़ी जीव जंतु मारे गए थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी काफ़ी नष्ट हो गए थे, वातावरण जो था वो दूषित होता चला गया। और मार्च 1991 के अंतिम दिनों में क्या हुआ कि भारत के कश्मीर क्षेत्र की जो उच्च पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों पे कच्चे तेल और काजल से भरी काली बर्फ गिरी। वो कहाँ की घटना थी? वो उसी दूषित वातावरण की घटना थी, जिसकी वजह से ऊंची पहाड़ियों पे, कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में काजल से भरी काली बर्फ, यानी कि जो बर्फ़ गिरी वो किस ब्लैक कलर की बर्फ़ गिरी, वो उसे जो धुएँ उठे थे उस वजह से वातावरण काफ़ी दूषित हो गया था। सॉरी। तो इस युद्ध में जो प्रथम युद्ध था खाड़ी युद्ध, इसमें काफ़ी विनाश हुआ और अंत में जो सुरक्षा परिषद के 12 प्रस्तावों को इराक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात अमेरिका के जो राष्ट्रपति बुश थे, उन्होंने घोषणा की कि हम इस युद्ध को हम पीछे छोड़ आए हैं, कुवैत मुक्त हो गया है। क्योंकि जब अंततः इराक युद्ध हार गया था, क्योंकि अकेले 34 देशों का मुकाबला तो किया नहीं जा सकता है। अंततः इराक जब हार गया तो इराक ने क्या किया? कुवैत को मुक्त कर दिया। इराक की सेना बुरी तरह से पराजित हो चुकी थी और बुश ने क्या कहा कि हमारी सैनिक प्रयोजन पूरा हो गया है। युद्ध समाप्ति के पश्चात भी इराक के खिलाफ 4 लगाए गए प्रतिबंध जारी
रहेंगे। यानी कि इराक के विरुद्ध जो प्रतिबंध लगाया गया वो समाप्त नहीं किया जाएगा, वो जारी रहेगा। सॉरी। तो हुआ ये कि खाड़ी युद्ध के परिणाम हुआ अमेरिकी वर्चस्व वाले खाड़ी युद्ध में अमेरिका की अहम भूमिका रही, क्योंकि अगर ये खाड़ी युद्ध जो हुआ और इराक पराजित हुआ उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि अमेरिका एक निश्चित तौर पर पहली बार अमेरिका ने क्या किया था, वर्चस्व दिखाया था इस युद्ध में, और उसका सहयोग अन्य 34 देशों ने किया था। तो अंततः ये हुआ कि अमेरिका विश्व के देशों के लिए अग्रणी बन गया, यानी कि कोई भी नियम कानून बने या कोई भी बात दूसरे देशों से युद्ध करनी हो या तो कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका एक नेता के रूप में बन गया, विभिन्न देशों के लिए एक नेता था जिनसे समझौते करने, परामर्श लेने का अधिकार अन्य देशों ने पा लिया था। और अमेरिका उन देशों के साथ क्या करता था, सहयोग संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खाड़ी युद्ध जो प्रारंभ हुआ था उसमें क्या हुआ, जो इराक थी उसकी सेना बुरी तरह से पराजित हो गई और अंततः कुवैत को आज़ाद किया गया और कुवैत एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। अब अगला जो पॉइंट है खाड़ी युद्ध का प्रभाव। तो खाड़ी युद्ध जो हुए उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो इस बारे में हम थोड़ा सा समझें। तो इसके कुछ पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, पहला ये हुआ कि साम्यवादी जो चीन था, साम्यवादी चीन भी इस युद्ध में कोई अहम सक्रिय भूमिका नहीं अदा किया। तो खाड़ी युद्ध में बहुत सारे देशों ने शामिल न होने का निर्णय किया, जिनमें सोवियत संघ था, यहाँ तक कि चीन भी खाड़ी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ, इस युद्ध ने गुट निरपेक्षता के खोखलेपन को उजागर कर दिया। अतः यह कहा जाएगा कि खाड़ी युद्ध के कारण विश्व राजनीति में जो भी परिवर्तन आए उन सब में विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व प्रमुख रहा। तो अमेरिका का प्रभाव देखने को मिला, यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खाड़ी युद्ध अमेरिका की पहली बड़ी उपलब्धि साबित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में तो अमेरिका शक्तिशाली देश के रूप में उभरा ही था, लेकिन खाड़ी युद्ध के बाद भी वह यही साबित किया उसने कि वही सबसे शक्तिशाली देश है। इस युद्ध में विश्व पर अमेरिका का प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा दिया, यहाँ तक कि अमेरिका भी अपने आप को बहुत ताकतवर मानने लगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने खाड़ी युद्ध को प्रभावित किया था। अमेरिका की वजह से इराक को पराजय का मुख देखना पड़ा था। यहाँ तक यह भी माना जाएगा कि युद्ध में अमेरिका को आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने जितना खर्च किया था उससे ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। क्योंकि युद्ध में जब अमेरिका ने क्या किया, अग्रणी देश के रूप में भूमिका निभाई, तो काफ़ी पैसा उसे दूसरे देशों से मिला था, जिसमें जर्मनी था, जापान था और सऊदी अरब थे। और क्या प्रभाव पड़ा, देखिए अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं को सफलता प्राप्त हुई। 34 देशों ने मिलकर अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और वे विजयी रहे। इस कारण क्या हुआ कि विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व व दबदबा कायम हो गया। उसे ही विश्व की एकमात्र शक्ति माना जाने लगा, क्योंकि वही सभी देशों ने मान लिया कि अमेरिका ही क्या है, हमारे विभिन्न देशों में अमेरिका ही हमारा नेता है, वो जो कहेगा, निर्णय लेगा, उसको हम मानेंगे। अन्य क्या प्रभाव पड़े, युद्ध के बाद कुवैत के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई। युद्ध समाप्त हुआ, कुवैत को स्वतंत्र कर दिया गया और कुवैत के पुनर्निर्माण में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई। चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था में रहा हो, आर्थिक व्यवस्था रहा हो, उसमें अमेरिका ने पर्याप्त सहयोग किया। इसके अलावा खाड़ी इस अमूल्य रत्न उत्पादक क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। उसने उसके आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान की, किसके, कुवैत के। और क्या होगा, इस युद्ध ने एक उभरते राष्ट्र को अपने ही क्षेत्र में हराकर पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया। उसके तेल निर्यात को बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल कर ली, किसके, इराक के। इराक उभरता देश था लेकिन वो हार के काफ़ी कमजोर हो गया। देखिए अगला पॉइंट है बिल क्लिंटन के कार्यकाल में अमेरिकी आधिपत्य। तो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। देखिए हुआ ये कि युद्ध में, खाड़ी युद्ध में भले ही अमेरिका जीत गया हो, उसके सहयोगी देश जीत गए हो, लेकिन इस युद्ध के बाद जो अमेरिका ने इराक में जो कार्रवाई की थी उसकी काफ़ी आलोचना की गई।
इस आलोचना की वजह से ये हुआ कि 1992 में, सन 1992 ईस्वी में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन ने क्या किया, राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और जो जॉर्ज बुश थे वे चुनाव हार गए। इस आलोचना की वजह से जनता ने क्या किया कि राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज बुश के स्थान पे किसको मत दिया जाता, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन को ज़्यादा मत दिए गए, जिसकी वजह से ये राष्ट्रपति के अगले उम्मीदवार बने, अगले राष्ट्रपति बने और इसकी वजह से जॉर्ज बुश को हार का सामना करना पड़ा। 4 वर्ष बाद बिल क्लिंटन ने क्या किया, 1996 में दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाला। 1992 में वे राष्ट्रपति बने, फिर अगले 4 वर्ष बाद 1996 में दोबारा वे राष्ट्रपति बने। तो क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष बाद हमारे यहाँ 5 वर्ष और अमेरिका में 4 वर्ष का चुनाव होता है। तो जॉर्ज बुश चुनाव हारे, राष्ट्रपति पद उन्हें त्यागना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने जो इराक पे कार्रवाई की, जिसकी काफ़ी आलोचना की गई, अमेरिकन नागरिकों ने काफ़ी इसकी आलोचना की थी। अब राष्ट्रपति जो क्लिंटन थे, उनके कार्यकाल में ऐसा लगने लगा कि अमेरिका ने अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं, यानी कि विदेश नीति में सैनिक शक्ति व कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार जैसे विषयों को ही महत्व दिया जाने लगा। जॉर्ज बुश थे दूसरे देशों में के मामलों में हस्तक्षेप करते थे, लेकिन जो बिल क्लिंटन थी, ऐसा लगा कि बिल क्लिंटन का जो कार्यकाल है वो विदेश नीति लगभग समाप्त हो चुकी है। उनका कार्यकाल का मकसद क्या है कि अमेरिका को मजबूत करना, सिर्फ अमेरिका के आंतरिक मामलों में ही हस्तक्षेप करना, अमेरिका को और अमेरिका के लोकतंत्र को और बढ़ावा देना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यह पूर्ण रूप से सच, इसको सच नहीं कह सकते, क्योंकि 1999 की ये घटना है। यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई का सहारा लिया था। अब कोसोवो में जो अल्बानियाई लोगों की अधिकता है, कोसोवो में कहाँ के लोग ज़्यादा रहते थे, अल्बानिया के लोग ज़्यादा रहते थे। तो इस कारण क्या हुआ, अमेरिका व नाटो के सदस्य देशों ने यूगोस्लाविया के क्षेत्रों पर लगभग 2 महीनों तक बमबारी जारी रखा। मतलब यह है कि क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका ने अपने अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, सैनिकों का उपयोग किया, जिसकी सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, यूगोस्लाविया में अमेरिका और नाटो के सदस्यों ने कई महीनों तक बमबारी किया, लगभग 2 महीनों तक बमबारी किया। इसके परिणाम स्वरूप कोसोवो पर नाटो की सेनाओं का कब्जा हो गया। कोसोवो जो छोटा सा देश था जिसपे विभिन्न देशों ने अधिकार किया और नाटो जो संगठन है उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। तो राष्ट्रपति जो क्लिंटन थे, उनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ी घटना थी। केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पे बमबारी के जवाब में 1998 में ही ये की गई थी। तो मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ जॉर्ज बुश के शासनकाल में ही अमेरिका ने अपने सैनिकों का ज़्यादा उपयोग किया। जब समय आया तो बिल क्लिंटन के शासनकाल में भी ये देखने को मिला था। देखिए, अब इन कारणों से तो हमें ऐसा लगता है या हम ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में अमेरिकी प्रभाव के सामने सभी देशों का स्तर बहुत ही नीचे है। उस समय भी था, इस समय भी। सबसे शक्तिशाली देश आज भी दुनिया में कौन है, अमेरिका ही है। तो आज विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा उदाहरण, अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जब चाहे जिस देश ने चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की परवाह किए बिना क्रूज मिसाइलों से हमला कर दें। अब देखने से लगने लगा कि अमेरिका की एक शुरुआत भर थी। मतलब ये कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पे हमला कर देता है और उसको रोकने टोकने वाला कोई देश नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी अमेरिका का वर्चस्व है। तो अगले पॉइंट में हम अमेरिका के दुर्भाग्यशाली दिन, जो अमेरिका के इतिहास की सबसे दुर्भाग्यशाली घटना थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, ये घटना क्या थी, 9/11 की आतंकवादी घटना थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था शार्ट में। देखिए, ये एक जो दुर्भाग्यशाली घटना थी, ये हुई कब थी, सन 2001 में। 2001 में महीना था सितंबर का और डेट था 11।
11 सितंबर 2001 में क्या हुआ था? अमेरिका के इतिहास की ये बहुत ही भयावह घटना थी, एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना थी। अरब देशों के लगभग 19 अपहरणकर्ता थे। अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता थे, जिन्होंने क्या किया था? उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर नियंत्रण कर लिया और इन अपहरणकर्ताओं ने इस विमान से अमेरिका का जो महत्वपूर्ण इमारत था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क का उत्तरी टावर को वर्जीनिया में जो स्थित था पेंटागन में अमेरिका रक्षा मुख्यालय है से टकराया था। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ कि अरब के 19 लोग थे, 19 अपहरणकर्ता, उन्होंने 19 लोगों ने अपहरण किया किसका? अमेरिका के 4 विमानों को। कुछ मिनटों में ही अमेरिका के 4 विमानों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपहरण कर लिया और उन विमानों को किन किन स्थानों पर टकराया? वो विमान किन किन स्थानों पर टकराए? एक था जो दुनिया का उस समय सबसे ऊंचा बिल्डिंग था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क का उत्तरी टावर को, एक वर्जीनिया में स्थित पेंटागन और एक जो था रक्षा विभाग का मुख्यालय, वहाँ से चारों विमान को उन्होंने क्या किया? उन इमारतों से टकराया। अब अमेरिका की किस्मत अच्छी थी कि जो चौथा विमान था, जिसे अमेरिकी कांग्रेस का मुख्यालय को निशाना बनाया था, पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चारों विमान को उन्होंने 4 जगह पे टकराया। पहले विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, दूसरे विमान को उत्तरी टावर पे जो वर्जीनिया में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। पहला बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, दूसरा बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है उत्तरी टावर, तीसरा बिल्डिंग वर्जीनिया में स्थित पेंटागन था और चौथा जो था रक्षा विभाग। तो हुआ ये कि 3 जगहों पे विमान टकरा गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया, उत्तरी टावर से टकराया और पेंटागन में स्थित जो बिल्डिंग था उससे टकराया। चौथा जो विमान था जिसको मुख्य जगह पे टकराया जाना था अमेरिकी कांग्रेस के मुख्यालय में, वह टकरा नहीं सका। क्यों? क्योंकि वह पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में एक खेत था, वहीं पे चौथा जो विमान था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब इस हमले को क्या कहा जाता है? 9/11 का। इसी हमले को क्या कहते हैं? 9/11 का हमला कहा जाता है, जो 11 सितंबर को हुआ था। अब देखिए, अब इस आतंकवादी हमले के जो कारण था वो अकेले अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भय का माहौल बन गया। इस युद्ध जो हमला हुआ, इससे अमेरिका के ही लोग प्रभावित नहीं हुए बल्कि विश्व के, क्योंकि भय का माहौल अब सभी देशों को लगने लगा कि जो संसार का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, अगर आतंकवादी अमेरिका में इतनी बड़े दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं तो वह किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। तो सभी देश क्या हुए? उन आतंकवादी घटनाओं से सभी देश डर गए थे। उस समय डर का माहौल था। अब इस हमले में मैंने पहले बताया था कि इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इस हमले में कितने लोग मारे गए थे? लगभग 3000 लोग मारे गए थे और लगभग 6000 लोग क्या हुए थे? दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। अब इस आतंकवादी हमले ने क्या किया? अमेरिकी निवासियों का दिल दहला दिया था। अब अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में कब आया था? 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और 1776 से 2001 के बीच कितना वर्ष होता है? लगभग 125 सालों में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली थी। 125 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकन नागरिक, अमेरिका देश या अन्य देश इस घटना से डर गए थे। ये बहुत ही बड़ी घटना थी। देखिए, अब अमेरिका ने जवाब में क्या किया? आतंकवादियों द्वारा जो अमेरिका पे जिन विमानों से हमला किया गया था, जिन विमानों से आतंकवादियों ने अमेरिका पे हमला किया, उसके कारण अमेरिका ने जल्द ही कई कदम उठाए, कई सारे प्रयास किए और इसमें ये था कि कई देशों में आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम को आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। इस मुहिम को क्या कहा गया? ऑपरेशन
ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसका मतलब क्या था कि विश्व के विभिन्न देशों में आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाया गया, जिसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह एक ऐसा अभियान था जिसके शक के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसको ऐसा अभियान कहा जाएगा कि जिसके शक होगा, किसी भी देश का वो नागरिक हो, अगर अमेरिका को लगता है कि वह उस घटना में शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका पर जो 9/11 का आक्रमण हुआ था, मुख्य रूप से अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को उत्तरदायी ठहराया। अमेरिका ने किसको उत्तरदायी ठहराया, जो मुख्य तालिबानी संगठन थे, एक है अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है अलकायदा, और दूसरा क्या था, तालिबान शासक। जो तालिबान शासक था तालिबान शासक को उत्तरदायी ठहराया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इसके साथ साथ अमेरिका ने क्या किया कि अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अमेरिका की दादागिरी का सबसे बड़ा प्रमाण है यह भी है कि जिन देशों में गिरफ्तारियां की गई थी उन देशों की सरकारों से अमेरिका ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि अमेरिका को जिस देश के नागरिक पे, जिस व्यक्ति पे शक हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्हें गिरफ्तार करके अपने देश ले गए। यहाँ तक कि उस देश के सरकार से भी नहीं पूछा कि इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करके इस वजह से ले जा रहे हैं, बिना बताए ही क्या किया गया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न देशों से गिरफ्तार लोगों की अलग देशों की खुफिया जेलखानों में बंद कर दिया गया। विभिन्न देशों में जहाँ से गिरफ्तार किया गया खुफिया जगहों पर उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। इराक पर जो हुआ आक्रमण था, इराक में जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था, 19 मार्च को 2003 में जो आक्रमण किया गया था। तो ये हुआ कि उसी आतंकवादी कार्रवाई के बदले की भावना में किया गया था। उन्हें क्या लगा कि जो इराक पे आक्रमण किया गया उसके बदले में हो सकता है कि इन आतंकवादी संगठनों ने क्या किया है, आक्रमण किया है। तो इराक पर सैन्य हमले को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया था। इस युद्ध से भी 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। बाद में इराक पे जो हमला किया गया था उसे क्या कहा गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें 40 से अधिक देशों ने क्या किया था, साथ में युद्ध किया था। हालांकि बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उन्होंने क्या किया, इस आक्रमण की अनुमति नहीं दी, जिस वजह से क्या हुआ कि इराक पर जो हमला किया गया था वह निराधार पाया गया। अब क्योंकि इराक में सामूहिक हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं थे, इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक मारे गए थे। एक तरह से युद्ध राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या अन्य जगहों पे हमले हुए तो अमेरिकन सैनिकों ने क्या किया, अमेरिका ने 40 देशों के साथ, क्योंकि उन्हें लगा कि इराक का हाथ हो सकता है, क्योंकि इराक प्रथम खाड़ी युद्ध में हमने क्या किया था, इराक को हराया था, तो हो सकता है इराक हमसे बदला लेने के लिए अमेरिका पे आक्रमण किया हो या अमेरिका में बम ब्लास्ट किया हो। तो इस वजह से अमेरिका के साथ 40 देशों ने युद्ध में शामिल हो गए। 40 देशों ने, और 2003 में इराक के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाया कि यह जो युद्ध हो रहा है वह निराधार है, क्योंकि अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है कि इराक ने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या पेंटागन में जो बिल्डिंग को गिराया गया उसमें इराक का हाथ है। तो उन्होंने क्या कहा कि यह युद्ध निराधार है, और बाद क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो अंततः इस युद्ध में कुछ दिन बाद इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका को काफ़ी क्षति हुई। अमेरिका के 50,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। 9/11 की घटना, हालांकि 9/11 की घटना के बाद बहुत सारे नागरिकों को, दूसरे देशों के नागरिकों को बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया और उन्हें गुआंतानाबे जो जेल है, गुआंतानाबो में जेल, लगभग 600 लोगों को क्या किया गया था, हिरासत में लिया गया था, और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी सहायता, वो अगर मतलब कि सॉरी ऐसा कि होता है ना कि अगर किसी को जेल में डाला जाए किसी वजह से, तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो वकील
से उस बारे में डिस्कस करके कोर्ट में अपने बेगुनाही का सबूत दें, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ कोई कदम नहीं उठाया। उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी नहीं पता था कि उन्हें जेल में इस वजह से डाल दिया गया। लगभग 600 लोग थे जिन्हें जेल में बिना ज़बरदस्ती ही, बिना किसी सबूत के डाल दिया गया था, सिर्फ शक के आधार पे। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, इस मामले की जांच की गई। बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों ने क्या किया, इस मामले की जांच की और बाद में ये पाया कि ये जो नागरिक हैं, 600 लोग हैं, उन्होंने इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं है। बाद में उन्हें छोड़ा गया था। तो ये जो गुंतनाबू जेल की घटना है, ये क्लास 9th में है, सिविक्स में। आप उस बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिकी जो आर्मी थी, उन्होंने किस तरह से उन 600 लोगों को, 600 नागरिकों की काफ़ी क्या की थी, बेरहमी से उनकी उस समय दिनचर्या बीत रही थी। मतलब कि उनके साथ काफ़ी कठोर कदम उठाए जा रहे थे। अगर वे खाना नहीं खाना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता था। वे आंदोलन कर रहे थे, भूख आंदोलन, भूख हड़ताल, तो उन्हें ज़बरदस्ती किस तरह से खाना खिलाया जाता है मुंह में डाल करके, वैसा उनके साथ इस तरह की का व्यवहार किया जाता था। तो ये अमेरिका, हालांकि अमेरिका में ये घटना घटी थी, सभी देश इसकी निंदा करते हैं, लेकिन अमेरिका ने जिन लोगों को पकड़ा बिना सबूत के, वो काफ़ी गैर इरादतन था। उन्होंने ये गलती सभी बाद में ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना, बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों ने माना कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी। 600 लोगों के साथ काफ़ी अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो स्टूडेंट, ये था चैप्टर 3 का समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जिसमें अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका का वर्चस्व तो था ही, लेकिन उसके लिए उसे काफ़ी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, वो उसको गिराया गया आतंकवादियों के द्वारा, लगभग 3000 लोग मारे भी गए। तो अगले वीडियो में हम विश्व में जो अमेरिका का वर्चस्व है, या वर्चस्व का मतलब क्या होता है, देखिए वर्चस्व का मतलब क्या होता है, दूसरे के व्यवहार के प्रभावित करने वाले, हम दूसरे के व्यवहार को जो प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करने की क्षमता हमारे अंदर हो, जैसे हम मनचाहा काम करा सकें, उसी को वर्चस्व कहते हैं। तो अमेरिका का जो वर्चस्व है, सैन्य क्षमता के रूप में, आर्थिक स्थिति के रूप में और राजनीति के रूप में, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अमेरिका के वर्चस्व के बारे में। तो आज के इतना ही, थैंक यू।